नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम काय चिकित्सा विषय के बारे में ये लेक्चर्स ले रहे हैं। काय चिकित्सा ये थर्ड ईयर का या लास्ट प्रोफेशनल का सब्जेक्ट है। तो ये वात व्याधि नाम का एक टॉपिक काय चिकित्सा में आता है। इसके बारे में हिंदी इंग्लिश में हम जानकारी लेंगे। कल पहले हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि वात व्याधि क्या होते हैं। तो वात व्याधि के जो प्रकार चरक ने बताए हैं, चरक चिकित्सा स्थान में, और इसके बारे में हमें सिलेबस भी टॉपिक है। जैसे कि इंपॉर्टेंट वात व्याधि आप जानते हैं कि गृध्रसी नाम की एक व्याधि है, जिसको साइटिका कहते हैं। पक्षवध या पक्षाघात नाम की व्याधि है, जिसको हेमिप्लेजिया कहते हैं। अर्दित नाम की एक व्याधि है, जिसको फेशियल पैरालिसिस या बेल्स पाल्सी कहते हैं। तो ये वात व्याधि के नानात्मज प्रकार, जो 80 डिसीजेस है, 80 उसमें से कई डिसीजेस के बारे में सिलेबस में जो रेफर किया है उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। उसका पहला लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये वात व्याधि वाला दूसरा लेक्चर है। आज हम ज्यादातर शमन औषधि, यहां पर आप देख सकते हैं कि शमन औषधि दो प्रकार चिकित्सा के होते हैं। एक होते हैं शोधन प्रक्रिया और दूसरी होती है शमन। शोधन का मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर में जो विष द्रव्य है, आम है, जो भी है, उसको निकाल देना है। वो हम 5 कर्म करते हैं: वमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण और नस्य। इसमें से बस्ती इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एनी टाइप ऑफ वात व्याधि। उसके साथ साथ स्नेहन स्वेदन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वात व्याधि के लिए। वात व्याधि में दो तीन लक्षण बहुत कॉमन होते हैं, जैसे कि बहुत सारी वेदना। वेदना, ये वेदना नास्ति वाताद्रुते, मतलब वात प्रकोपित होने के बगैर हमारे शरीर में वेदना, पेन नहीं हो सकता। तो ये वेदना एक लक्षण है। कई कबार जिसको हम क्या बोलते हैं, कटिक ग्रह, ग्रह का मतलब स्पैजम आ जाता है, और उधर जो नसें होती हैं उसके ऊपर दबाव आने से वो अकड़ जाता है, जो पार्ट है वो अकड़ जाता है। एनी हाउ, हर एक व्याधि के, वात व्याधि के जो 80 डिसीजेस है उसमें से महत्वपूर्ण डिसीजेस की, नानात्मज व्याधि की चर्चा हम जरूर करेंगे। तो आज हम शमन औषधि आपको बता रहे हैं। रस औषधि, ये शब्द ध्यान दीजिए। रस का मतलब होता है पारा, और रसौषधि का मतलब होता है जिन घटक द्रव्यों में पारागंधक समाविष्ट है उसको बोलते हैं रसौषधि। और ये इसका फायदा क्या हो जाता है, ये अल्प मात्रत्वात, बहुत उसकी जो डोज होता है, एक टैबलेट या दो टैबलेट लेने से भी बहुत सारा फायदा मिल जाता है। दूसरा फायदा ऐसा है कि इसका शेल्फ लाइफ ज्यादा है, मतलब जो एक्सपायरी डेट होती है वो ज्यादा होती है। चूर्ण की एक्सपायरी डेट जो 6 महीने होती है, तो रसौषधि की एक्सपायरी डेट कम से कम 3 साल तक होती है, 3 इयर्स। तो ये ज्यादा टाइम हम दे सकते हैं। ये लेने में आसान होता है, चूर्ण लेने में तकलीफ होती है, फिर रसौषधि लेना है तो टैबलेट निंगनी है आपको, और उससे बहुत आसान होता है। तो रुग्ण का, उसका प्रतिसाद बोलते हैं, कॉम्प्लायंस, वो अच्छा होता है। रसौषधि का जो डोज, सर्वसामान्य एडल्ट डोज जो है 125 to 250 मिलीग्राम, और उसको जो अनुपान देना है वो हनी या शहद देना है। इसको योगवाही कहते हैं, मतलब ये जिसके भी साथ उसका चाटन हम बनाएंगे, उस घटक द्रव्य के कार्य उस व्यक्ति पर देखे जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कौन सी रस औषधि है? पहला है चिंतामणि रस। ये चिंतामणि रस आप देख रहे हैं यहाँ पर ज्यादातर पारागंधक, योगवाही है, स्वर्ण भस्म है। ये एक बेस्ट रसायन, आयुर्वेद का गोल्ड कंपाउंड जो होता है। अभ्रक भस्म ज्यादातर मस्तिष्क के ऊपर काम करता है। लोह भस्म हमारी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाता है, एनीमिया में बेहतरीन है। चित्रक एक अग्निवर्धक द्रव्य है, और अर्जुन हृदय के ऊपर काम करता है। तो इस तरह से ये जो चिंतामणि रस है, वो ज्यादातर ब्रेन और हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। आगे चलते हैं, ये बृहत वात चिंतामणि रस। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि बहुत सारी, उसमें क्या है, बहुत सारी भस्म है। कौन सी भस्म है, एक बार थोड़ा मार्क कर देता तो समझने में थोड़ी आपको आसानी हो जाएगी। स्वर्ण भस्म है, चांदी है, रजत भस्म, सिल्वर, अभ्रक, मायका बोलते हैं, मायका। अभ्रक ज्यादातर मॉलिक्यूलर लेवल पर काम करता है, ठीक है ना। स्वर्ण सभी धातुओं के ऊपर रसायन काम करता है, ज्यादातर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्वर्ण भस्म बहुत बढ़िया माना जाता है।
आप तो जानते हो कि बच्चों के लिए अभी स्वर्ण प्राशन संस्कार बाल रोग में आता है, कौमार वृत्ति तंत्र में, तो ये स्वर्ण बहुत बेहतरीन है। प्रवाल जो है वो ठंडा ठंडा कूल कूल है, कोरल बोलते हैं। ये बहुत ही शरीर को जो इरिटेशन है, इन्फ्लेमेशन है, पित्तघ्न काम करता है। मुक्ता का मतलब मोती या पर्ल है, और कुमारी लीवर का एक बेस्ट टॉनिक है, कोरफड एलोवेरा बोलते हैं। तो बृहत्वात चिंतामणि रस भी बहुत सारी वात व्याधियों में, जब व्याधि क्रॉनिक हो जाता है तो क्रॉनिक होने के बाद ये बृहत्वात चिंतामणि ज्यादातर पक्षाघात की बीमारी में, या और भी कुछ ज्यादातर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हम ये रसायन तरीके से दे देते हैं। उसके आगे चलते, ये भी हार्ट के ऊपर काम करने वाली दवा है, बीपी के ऊपर काम करने वाली दवा है, योगेंद्र रस। इसमें भी गोल्ड है, मुक्ता मोती और कोरफड मतलब एलोवेरा है। वातारी रस, मैंने आपको कल भी बताया कि आपके सामने जो नोट्स आ रहे हैं उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में सिर्फ प्रोफेसर देशपांडे बताएंगे, चर्चा करेंगे। जो बात डॉक्टर देशपांडे नहीं बताते सामने होते हुए भी, तो इसका मतलब है वो शब्द, वो वाक्य, वो परिच्छेद बिल्कुल काम वाली चीज नहीं है, उसको छोड़ देना है आपको। वातारी रस देखिए आप, बहुत सारे आर्थराइटिस के प्रॉब्लम में इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे बढ़िया गुगुलू है। कॉमीफोरा मुकुल इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर मेनी आर्थराइटिक प्रॉब्लम। जोड़ों का दर्द बोलते, गठिया व्याधि हिंदी में। तो इसमें गुगुलू, हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ गुगुलू आर देयर। योगराज गुगुलू, महायोगराज गुगुलू, स्वयंभू गुगुलू, त्रिफला गुगुलू, बहुत सारे हैं। ये त्रिफला एक रसायन है और लैक्सेटिव है। चित्रक अग्निवर्धन का काम करता है। एरंड का जो तेल है वो गठिया व्याधि में और आम दोष जब भी होता है, वैसे तो आम में हम तेल नहीं देते, फिर एरंड तेल उसके लिए एक्सेप्शन है। तो ये वातारी रस आम वात के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। प्रवाल पंचामृत जो है वो ज्यादातर हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, पेट में से सब बीमारियां निकलती है, तो पेट को ठीक ठाक करने के लिए, चाहे वो अग्निमांद्य हो, अजीर्ण हो, चाहे पेट में दर्द हो, गृहिणी नाम का व्याधि हो, सब में हम प्रवाल पंचामृत का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो सी शोर पर जो प्रोडक्ट मिलते हैं, कोरल है, पर्ल है, शंख है, शुक्ति, कपर्दिक भस्म, अर्क क्षीर, ये वनस्पति है। हाँ, तो इससे भावना से अग्निदीपन का कार्य होता है। आगे चलते, ये सब वात की दवा है। चूर्ण, चूर्ण लेने में तकलीफ है, फिर कई लोगों को लेना और डॉक्टर को देना पसंद होता है। उसकी मात्रा करीबन 1 चम्मच हो सकती, छोटा चम्मच हम लेंगे तो 2 to 5 ग्राम इसमें बैठ जाता है। इसमें अनुपान के तौर पर शहद मिल, इसका चाटन बना सकते हैं, नहीं तो पेट में मतलब पोषण जल में मिलाकर भी वो पानी, गरम गरम पानी, उन पानी हम सेवन कर सकते हैं। अश्वगंधा चूर्ण जो है, कल हमने 2 प्रकार के वात व्याधि देखे, आपको याद होगा। तो एक व्यात व्याधि होता है धातु क्षयजन्य वात प्रकोप, और दूसरा होता है मार्गावरोध जन्य वात प्रकोप। तो जिसमें डेफिशिएंसी है, धातु क्षयजन्य वात प्रकोप, इसमें अश्वगंधा बेहतरीन काम करती है। इसको ये नरिशिंग है और शुक्र धातु के ऊपर बहुत अच्छा काम है इसका। पंचकोल चूर्ण जो है वो आम को निकाल देगी। पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, चित्र, कशुंठी, एक 5 द्रव्य है। कोल का मतलब होता है ये कटुरस वाली द्रव्य है। कटुरस का मतलब होता है तीखी तीखी, और जब तीखा मेडिसिन होता है वो अग्निदीपन का काम करता है, अग्निमांद्य दूर कराता है। ठीक है, तो ये जीआई ट्रैक्ट के सब प्रॉब्लम्स के लिए पंचकोल, चाहे कौन सी भी पेरिस्टाल्टिक का प्रॉब्लम हो तो आपको पंचकोल चूर्ण देना पड़ेगा। षडधरण चूर्ण भी पेट के ऊपर काम करता है। इसमें भी सब द्रव्य जो है वो अग्नि वर्धन करने वाले द्रव्य है। षडधरण का मतलब 6 द्रव्य इसमें है। चित्रक, इंद्रयव, कटुकी। हाँ, कटुकी, ये इसका मतलब है कुटकी। कुटकी ये आरोग्यवर्धिनी का महत्वपूर्ण द्रव्य है, और कुटकी का सबसे बड़ा जो अवयव है जिसके ऊपर ये काम करता है, लीवर। आप तो जानते हैं कि हमारे शरीर में यकृत या लीवर एक बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सबका मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो इसके लिए कटुकी है। और हरितकी एक वनस्पति है जो अनुलोमन का काम करती है। अतिविषा जो है वो कृमिघ्न है और बच्चों के लिए फायदेमंद है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको लगता होगा कि देशपांडे सर जल्दबाजी कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पोर्शन खत्म करना होगा तो थोड़ा सा आपको ये बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। अभी हम बात करेंगे डिकॉक्शन, कषाय। तो ये इसमें हमेशा ये खाना खाने के बाद ज्यादातर दिए जाते हैं। ये डिकॉक्शन जो है चाय के तरह बनाते हैं, और इसमें ज्यादातर समभाग पानी का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब
4 चम्मच दवा देनी है और उसमें 4 चम्मच पानी डालना है आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर। ये रासनादिक्वाथ एक बेहतरीन आर्थराइटिस के लिए दवा है। गुग्गुलू के साथ योगराज गुग्गुल विद रासनादिक्वाथ हम दे सकते हैं। इसमें रासना इंपॉर्टेंट है। दशमूल, 10 रूट्स बोलते हैं। मूल, मूल का मतलब होता है जो हमारे पेड़ है उसकी जो रूट्स हैं उसको मूल कहा जाता है। 10 वनस्पतियां इसमें हैं। पिप्पली, पिप्पली मूल, चौव्य चित्र कशुंठी। इसके ये पंचकोल हो गया। अभी मैं दशमूल के नाम लेता हूं, बार में आप एक एक करके पढ़ के लिख सकते हैं। शालीपर्णी, कृष्णिपर्णी, बृहति, कंटकारी और गोक्षुर। शालीपर्णी, कृष्णिपर्णी, बृहति, कंटकारी, गोक्षुर, ये 5 हो गए। उसके बाद बिल्व, अग्निमंथ, शोन्नाक, पाटला और टेंटू। बिल्व, अग्निमंथ, शोन्नाक, पाटला, टेंटू। आपको दशमूलारिष्ट भी मालूम होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी वात व्याधि में दशमूलारिष्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये एनाल्जेसिक है, पेन कम कर देती है। चित्रक अग्निवर्धक है। और शुंठी, शुंठ तो आप जानते हैं, ड्राई जिंजर, ये भी आमनाशक है। अभी ये रासना सप्तक है। रासनादिक्वाथ से इसकी जो पावर है वो ज्यादा बेहतरीन होता है। इसमें 7 द्रव्य महत्वपूर्ण है। रासना एक तो पहले ही बता दिया। कोक्षुर ये डायूरेटिक है और सूजन कम करने वाली दवा है। एरंड बहुत इंपॉर्टेंट है वात व्याधि के लिए। देवदारू, पुनर्नवा एक डायूरेटिक मूत्रल है और शोथग्न भी कार्य करती है। गुडुचि और आरगवध। उसके साथ माशबलादिक्वाथ है। ये ऊपर वाले जो दवा है ना, ऊपर वाली 2 दवा, ये ज्यादातर जहां क्या बोलते हैं ना, मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप है, इसके लिए ऊपर वाले 2 है। और ये धातु क्षयजन्य, क्योंकि जो माश द्रव्य है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्लैक ग्राम, हाँ, ये हमारे खाने वाला पदार्थ है। तो इसमें उड़द दाल बोलते हैं, उड़द हिंदी में उड़द की दाल बोलते हैं। और इसके साथ बला का इस्तेमाल किया। ये दोनों द्रव्य नरिशिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जैसे मैंने बोला कि तेल एक परम औषध है, तो तेल का अभ्यंतर सेवन भी हम कर सकते हैं 1 to 2 टीस्पून विथ इक्वल अमाउंट ऑफ द वाटर, और दूध के साथ भी ले सकते हैं। इसमें रसोन तेल, जिसमें लहसुन और तिल तेल, गार्लिक का ये तेल है, तो ये वातनाशन के लिए बेहतरीन है। फिलहाल पित्त के लिए कभी भी लिख सकते हैं आप, पित्त के लिए गार्लिक इज कॉन्ट्राइंडिकेशन। जिन व्यक्तियों में ब्लीडिंग है, जिन व्यक्तियों में अल्सर है, जिनकी प्रकृति पित्त प्रधान है, उनको लहसुन नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। ठीक है। देशपांडे की स्टाइल। क्षीर बला तेल ये नरिशिंग है। इसमें बला है। बला का मतलब जिसके के मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली ये वनस्पति है, सीडा कॉर्डिफोलिया। ये सीसम है और दुग्ध तो प्रोटीन है इसमें बहुत सारे। उसके बाद आता है अश्वगंधा तेल, ये भी नरिशिंग है। और धातु क्षयजन्य वात प्रकोप में अश्वगंधा, केशर, यष्टि मधु, ज्येष्ठ मध बोलते हैं मराठी में, ग्लिसर हैजा ग्लैब्रा और सारीवा एक वनस्पति है, वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद एक पेट के लिए बृहत सैंधवादी तेल, इसका जीआई ट्रैक्ट पर ज्यादा असर पड़ता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के लिए, आमपाचन के लिए। सैंधव मतलब सॉल्ट, बिड लवण, सर्जक्षार, शतपुष्पा, एरंड तेल। वात व्याधि लिखते समय कभी भी एरंड तेल को भूलना नहीं आपको। ठीक है। और जब बाहर को तेल लगाना है तो पहली वाली प्रसारिणी तेल, तो ये इसमें गंध प्रसारिणी नाम की वनस्पति है। चित्रक, पिप्पली मूल, रासना और भल्ला तक ये द्रव्य है। नारायण तेल ये बाहर से है, तो बाहर से ये भल्ला तक वस्तुतः उष्ण है, फिर बाहर से लगाने से कोई दिक्कत नहीं। कभी कभार हो सकता है कई पेशेंट को, बहुत रेयरली, भल्ला तक की लगाने से कई लोगों को एलर्जी होती है, तो वो ध्यान में रखिए। जब एलर्जी हो जाता है और रैश आ जाता है तो उसके लिए आपको कोकोनट ऑयल उधर लगाना पड़ेगा। ठीक है। नारायण तेल जो है वो आर्थराइटिस के लिए, स्पेशली आपके घर में कोई बूढ़े लोग होंगे और उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस है, तो नारायण तेल लगाने से बिल्कुल फायदा होता है। आजन्म नारायण तेल लगाना चाहिए। स्नेहन और स्वेदन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो बिल्व, अग्निमंत, शोन्नाक, बृहति, कंटकारी, बला और रासना ये वनस्पति है। महामाश तेल ये नरिशिंग है, ये भी आप लगा सकते हैं नारायण तेल जैसे। इसमें उड़द की दाल है, दशमूल है, और ये नॉन वेजिटेरियन रेसिपी अजा मांस भी उसमें मौजूद है। इसके बाद हमारा स्क्रीन थोड़ा सा राइट साइड पर चला जाएगा।
और उधर ऊपर जाकर कुछ चर्चा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वात व्याधि की चर्चा चल रही है, नानात्मज व्याधि है। ये देखिए अभी आ गया। घृत, मेडिकेटेड घी, दशमूलाद्य घृत, इसकी मात्रा भी यहां पर लिखी है, 1 से 2 चम्मच। और उसके साथ आपको दूध या ऊन ऊन पानी देना पड़ेगा। उसके साथ चित्रकाद्य घृत, चित्रक, शुंठी, पिप्पली, रासना, पुष्करमूल। बीच बीच में आप जब वीडियो देखेंगे तो एक, जब जिसको लिखने का कटाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेजीनेस नहीं आना चाहिए, क्योंकि लिखने से आपको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ये सब चीजें रेडीमेड तो किधर इधर उधर व्हाट्सएप के ग्रुप पर मिल जाएगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स मिलने से कोई फायदा नहीं जब तक आप खुद के हाथ से वो ज्यादा टाइम लिखते नहीं और लर्न बाय हार्ट करते नहीं, बार बार पढ़ते नहीं। और देशपांडे सर का वीडियो में जो अलग इधर उधर का जो स्पष्टीकरण होता है वो भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए ये वीडियो के स्क्रीनशॉट बीच बीच में आप लिख सकते हैं। मतलब लिखने में स्पीड मेरा ज्यादा ज्यादा चल रहा है और वीडियो भी आगे चल रहा है, तो स्क्रीनशॉट लेने से क्या मिल जाएगा आपको, बाद में आराम से वो एक एक करके आप लिख सकेंगे। दशमूलाद्य, यहां देखिए ये आद्य शब्द मैं आपको बता रहा हूं। ये आद्य देख रहे हैं ना, कर्सर हमेशा आता है उधर। आद्य का मतलब आदि, और आदि का मतलब एक्सेट्रा। सिर्फ दशमूल नहीं है, दशमूल के साथ जीवनीय गण के द्रव्य हैं। द्राक्षा, जिसको ग्रेप्स कहते हैं, और खरजूर, ये खाने वाला पदार्थ है, डेट्स बोलते हैं ना, तो डेट्स भी यहां पर मौजूद है। चित्रकाद्य घृत, मतलब यहाँ चित्रक तो है, फिर उसके साथ साथ क्या है, आदि। आदि का मतलब अलग कुछ द्रव्य है। जैसे चित्रक तो बेस्ट अग्निवर्धक, बार बार मैं कह रहा हूं। शुंठी भी आमपाचक है। पिप्पली, रासना, पुष्करमूल। पुष्करमूल का एक उपयोग लिख दीजिए, ये ज्यादातर लंग्स के ऊपर ज्यादा काम करता है। पुष्करमूल हम ज्यादातर प्लूरसी में इस्तेमाल करते हैं, पुष्करमूल का चूर्ण, ठीक है, जिसको आयुर्वेद में पार्श्वशूल बताया गया है। ये देखिए, ये जो कमेंट चल रही है साथ साथ, वो ये नोट्स में नहीं है ना, तो इसके लिए देशपांडे सर के वीडियो फायदेमंद स्टूडेंट्स को हो रहे हैं। अश्वगंधा घृत, इसमें अश्वगंधा और घृत के द्वारा ये प्रिपरेशन बनाई गई है। आगे चलते हैं, यहां पर देखिए आप, गुग्गुलू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द वात व्याधि। फिर गुग्गुलू योगवाही है, मतलब जब नरिशिंग पदार्थ के साथ वो मिक्स किया जाएगा तो उसका उपयोग धातुक्षयजन्य वात प्रकोप में हो जाएगा। और जब वो ज्यादातर क्या बोलते हैं ना, हीट एंड हॉट, ऐसे द्रव्यों के साथ इस्तेमाल किया जाता है गुग्गुल का, तो वो क्या करेगा काम, मार्गा और उदजन्य वात प्रकोप में काम करेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि गुग्गुल का कौन सा द्रव्य कहाँ इस्तेमाल करना है, वो डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर योगराज गुग्गुल लिख दीजिए आप, बेस्ट आमपाचक है। तो आमवात की बेस्ट दवा पूछी जाएगी आपको रूमेटिक फीवर की या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की आमावस्था में, तो एक्यूट कंडीशन में आपको वेदना शमन करने के लिए योगराज गुग्गुल बेहतरीन है। ठीक है। महायोगराज जो है वो, योगराज तो है इसमें, फिर इसमें बहुत सारे ये भस्म डाले हैं, देखिए यहां पर नाग और वंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए नाग, वंग और लौह। तो मतलब योगराज और महायोगराज में फर्क पूछा जाएगा आपको ओरल में, तो क्या बताएंगे कि योगराज ज्यादातर आमोपाचक है, महायोगराज आमोपाचक भी है और उसके साथ साथ रसायन भी है। मतलब ये दोनों प्रकार के वात व्याधि में काम करने वाली दवा है। धातु क्षयजन्य वात प्रकोप हो या मार्गवरोधजन्य वात प्रकोप, दोनों में महायुगराज गुग्गुलू काम करेगी। क्योंकि योगराज गुग्गुल के घटक द्रव्य के अलावा इसमें न्यूट्रिएंट्स, नरिशियस ऐसे भस्म डाले हैं। नाग, वंग और लौह, लौह तो ज्यादा एनीमिया पर काम करेगा, रक्त धातु के ऊपर, और नाग वंग शुक्र धातु के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। नाग और वंग, दिस इज द बेस्ट सेक्सुअल टॉनिक, आप लिख सकते हैं। ये क्लेद नाशन का भी काम करती है, नाग और वंग। बेहतरीन दवा है, हाँ? बेहतरीन दवा है। आगे चलते हैं, कैशोर गुग्गुल। कैशोर का मतलब गुड़ुचि होता है। ये द्रव्य स्पेसिफिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, जिसमें छोटे छोटे जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, ऑटो इम्यून डिसीज है ना, तो इसमें ये गुड़ुचि बेहतरीन काम करती है वात रक्त व्याधि में। चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या चाहे वो गाउट हो, ये दोनों कंडीशंस में कैशोर गुग्गुल बेस्ट है। सिंहनाद गुग्गुलू, इसमें एरंड तेल है, देखिए यहां पर सिंहनाद गुग्गुल का सबसे बढ़िया कंटेंट है एरंड का तेल।
तो ये भी आमपाचन के लिए बेहतरीन है। और आमावस्था में या आमवात में योगराज गुग्गुलू 2 गोलियां और शिवनाथ गुग्गुलू की 2 गोलियां, 4 गोलियां सुबह, 4 गोलियां दोपहर और 4 गोलियां शाम को दशमूल अरिष्ट के साथ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शतावरी गुग्गुल ये नरिशिंग है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये ज्यादा काम करेगा क्योंकि शतावरी मांस और अस्थि धातु के ऊपर बेहतरीन काम करती है। शतावरी में नेचुरल कैल्शियम है। ठीक है, सिंथेटिक कैल्शियम के बजाय ये नेचुरल कैल्शियम अच्छा होता है। अभी आगे चलते हैं। दशमूलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट और द्राक्षासो, देखिए यहां पर। तो दशमूलारिष्ट का एनाल्जेसिक इफेक्ट है, जैसे मैंने कहा बिल्व, अग्निमंत, शोन्नाक, पाटला, टेंटू, शालीपर्णी, प्रश्निपर्णी, बृहति, कंटकारी, गोक्षुर, ये 10 वनस्पति के मूल हम लेते हैं और इसके साथ अलग अलग कुछ द्रव्य इसमें है। आमलकी आप जानते हैं बेहतरीन रसायन है, गुरुची भी रसायन है। अश्वगंधारिष्ट एक सेक्स टॉनिक भी है, शुक्र धातु के ऊपर ज्यादा काम करता है, तो नरिशिंग भी है। द्राक्षासो भी धातु क्षयजन्य वात प्रकोप में काम करेगी क्योंकि ये भी भूख बढ़ाती है। ग्रेप्स, हाँ। अभी रसायन कौन से हैं? एक तो ब्रह्म रसायन ब्रेन के लिए काम करेगी, एंटी एजिंग बोलते हैं, ज्यादा टाइम क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द लाइफ विल इंक्रीज। च्यवनप्राश, तो च्यवन ऋषि को पुनः तारुण्यावस्था प्राप्त करने के लिए हर, अभी ये सीजन चल रहा है नवंबर दिसंबर जनवरी, दीज मंथ्स आर द बेस्ट टू टेक द च्यवनप्राश। 2 चम्मच सुबह लेनी चाहिए हर व्यक्ति ने हर प्रकृति के लोगों ने। शिलाजतु ये जो है वो स्पेसिफिक क्या बोलते हैं, अगेन ये भी रसायन है, फिर ये ज्यादातर कफक प्रधान व्याधि में ज्यादा काम करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। खान पान में क्या करना है? खान पान में ज्यादातर पथ्य में रस के द्वारा बताता हूं, तो मधुर आम्ल लवण के रस के पदार्थ, इसके बजाय मधुर आम्ल लवण, हाँ, ये पदार्थ आप लेने चाहिए। गोधूम, ये इंपॉर्टेंट है। गेहूं, राइस स्टेपल फूड है महाराष्ट्र का, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अगेन विदाउट पित्त प्रकृति, विदाउट अल्सर, विदाउट इन्फ्लेमेशन, ब्लीडिंग, बाकी के कफ और वात के लिए लहसुन खाना अच्छा है। पित्त वाले व्यक्ति, पित्त वात वाले के लिए पॉमग्रेनेट का फ्रूट बीच बीच में खाना अच्छा है। द्राक्षा, ग्रेप्स भी खाना अच्छा है। नारिकेल की जितने पदार्थ आप खा सकते हैं। और जल क्यों इंपॉर्टेंट है? वात प्रकृति कैसी है? तत्र रुक्षो लघुशीतः हर सूक्ष्मश्चरो नीलः। वात की रुक्षता और ये कम करने के लिए हाइड्रेशन, पूरे दिन में अच्छी तरह से पानी पीने की जरूरत है। गोदुग्ध, दूध पीना, ये वात के लिए नरिशिंग है और एंटी एजिंग भी काम करता है। उसके साथ पथ्य में रेगुलर तरीके से व्यायाम करने की जरूरत है, अभ्यंग करने की जरूरत है और ब्रूहण कर्म करने की भी जरूरत है, न्यूट्रिशियस डाइट। अपथ्य में ये चणक, जैसे मैंने कल बताया था कि ये जो पल्सेस होते हैं, हाँ, ये ज्यादा नहीं खानी चाहिए। इसके साथ बाकी के छोड़ सकते हैं आप। रात्रि जागरण एक बहुत डेंजरस है। अनशन, कुछ भी न खाना, डाइटिंग करना, ज्यादा भागदौड़ करना, वेग विधारण करना, मैथुन ज्यादा करना, चिंता, शोक, ये सब चीजें आपने वात व्याधि होने पर छोड़ देनी चाहिए। अभी हमारा स्क्रीन 3rd पेज पर चल रहा है, तो धीरे धीरे करके 3rd पेज जब आ जाएगा तो मेरा कर्सर अपने आप लेफ्ट साइड पर मैं लूंगा। अभी एक एक करके थोड़े व्याधि हम बताने वाले हैं, नानात्मज व्याधि। पहला है कोष्ठगत व्याधि। तो ज्यादातर जहां पे पेट में गड़बड़ी हो जाती है, उसमें क्या क्या लक्षण है? कभी कभार यूरिन के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मूत्रावरोध, पेशाब, मतलब कभी कम होना, कभी बहुत ज्यादा होना। फिर यहाँ अवरोध लिखा है, कुछ ना कुछ वहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड है और आपकी कम हो रही है, फ्लो अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये मूत्रावरोध हो गया। कॉन्स्टिपेशन को मलावरोध करेंगे। हृदय रोग की बीमारी हो सकती है। कोष्ठ का मतलब चेस्ट एंड एब्डोमेन बोथ। कोष्ठ का मतलब चेस्ट एंड एब्डोमेन लिख सकते हैं आप। तो इसकी ये बीमारियां हैं। हृदय रोग, ज्यादा प्रेशर हार्ट के ऊपर आ जाएगा तो चेस्ट पेन हो सकता है। कहीं ट्यूमर है, गुल्म का मतलब ट्यूमर, अर्श का मतलब पाइल्स, हाँ। पार्श्वशूल, अभी अभी मैंने बताया कि लंग्स का प्रॉब्लम है, तो जब भी प्लूरसी हो जाती है टीबी के द्वारा, छाती में पानी भर जाना, तो इसके लिए पार्श्वशूल कहते हैं। तो ये सब चीजें जब होती हैं तो ज्यादातर कोष्ठ है, कोष्ठ में ज्यादातर दीपन पाचन की आवश्यकता होती है, हमेशा ध्यान में रखिए। तो पहला ये यवक्षार बाद में लिखना,
पहला लिखना दीपनीय, पाचनीय और अम्ल द्रव्य का प्रयोग, ये सिद्धांत है आयुर्वेद का। और उसकी सारी बहुत सारी आपको टैबलेट्स बाद में मिल सकती है। जैसे कि एक दो चीजें मैं आपको यहाँ लिखने के लिए बता देता हूँ। एक बेस्ट टैबलेट है चित्रकादि वटी, लिख दीजिए आप, चित्रकादि वटी। ये दीपन भी है और पाचन भी है। इसके किसको साथ देना है आपको? पंचकोलासव। पंचकोलासव के साथ ये कोष्ठगतवात के लिए चित्रकादि वटी आप दे सकते हैं। ठीक है, ये यवक्षार लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैंने जैसे बता दिया वो लिख दीजिए। आमाशयगतवात, यहाँ पर स्टमक की प्रॉब्लम है, चेस्ट रीजन, स्टमक की या एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, तो रुत, नाभि, पार्श्व, उदर सभी रीजन्स में दर्द चालू हो जाता है। कभी कभार पेशेंट को ज्यादा प्यास लगती है, ज्यादा डकार आ जाते हैं, उद्गार, और कभी कभार लूज मोशंस भी हो जाते हैं। तो यहाँ इन शॉर्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसको हम मॉडर्न साइंस में थोड़ा बहुत गैस्ट्रो की तरफ ये जाता है। गैस्ट्रो, गैस्ट्रो का मतलब होता है गैस्ट्रो एंट्राइटिस, फूड पॉइजनिंग। तो ये जब जब होता है तो पेशेंट ताकतवान हो, तो पेशेंट की ताकत अच्छी नहीं है तो वमन विरेचन नहीं देना है, उसकी अर्हता देखनी चाहिए और उसके वात पित्त कफ के अनुसार आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। जैसे कि आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? कुटज परपटी वटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ, कुटज घनवटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं जो मैं बता रहा हूं ना। तो ये विसुची का लूज मोशन कंट्रोल करने के लिए कुटकी, आई एम सॉरी, कुटज बोलते हैं। कुटज का मतलब पोलैरिना एंटी डिसेंट्री का। तो ये द्रव्य यहां पर ज्यादा काम करेगा। आगे चलते हैं। पक्वाशयगतवात, अभी हम नीचे आ गए, ये ऊपर वाली प्रॉब्लम थी, अभी नीचे लार्ज इंटेस्टाइन, लोअर एब्डोमेन, यहां पर आंत्रकुजन, कोलिक हो जाता है, दर्द हो जाता है। शूल है, शूल का मतलब पेन, एब्डोमिनल पेन। आनाह, जैसे पेट में गैस भरा हुआ है, और आटोप, उसके द्वारा गुड़गुड़ गुड़गुड़ ऐसी आवाज आने लगती है। मूत्र कृच्छ्र, डिसयूरिया, मलावरोध, कॉन्स्टिपेशन, तो इसके लिए उदावर्त की चिकित्सा करनी चाहिए। एक यहां पर लिख सकते हैं आप, अनुलोमन चिकित्सा, शब्द ऐड कीजिए, अनुलोमन। यहां पर उदावर्त के आगे आप क्या लिखेंगे? और यहां पर ज्यादातर अभयारिष्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लिखिए अभयारिष्ट। अभया का मतलब हरितकी। तो जब भी ये मलावरोध की शिकायत आ जाती है तो उसके द्वारा ये सब चीजें हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन इज द मेन कल्प्रिट, ये ज्यादातर जिम्मेदार है ये सब चीजों के लिए। तो उसके सिंपल अभयारिष्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर एक व्याधि में, कौन सा भी वात का व्याधि हो, तो जरूरत होने पर स्नेहन स्वेदन चिकित्सा, ऑलवेज यू हैव टू राइट स्नेहन स्वेदन। बाहर से गरम गरम तेल लगाना और सेक देना, फोमेंटेशन। स्नेहन स्वेदन, वात व्याधि पूछा जाए तो स्नेहन स्वेदन को भूलना नहीं, बस्ती यथावश्यक आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए गुदगतवा, ये एनोरेक्टल रीजन की बात कर रहे हैं। यहां पर विट मतलब पुरीश, मूत्र, वात, इसका ग्रह हो जाता है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाता है। ये अच्छी तरह से पेशाब नहीं कर सकता व्यक्ति, कभी कभार मलावरोध हो जाता है, कभी कभार गैस ज्यादा हो जाता है, उसके द्वारा शूल उत्पन्न होता है, पेट में दर्द या पेट फूल जैसा हो जाता है, और कभी कभी अश्मरी की शिकायत, कैलकुलस की भी शिकायत आ जाती है। तो उसके लिए भी यहां पर लिखिए वातानुलोमन चिकित्सा करनी चाहिए। इसके लिए भी आप अभयारिष्ट या हरितकी का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। आगे चलकर शंखवटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए, त्वचा और रस धातु एक जैसा है, तो हर एक धातु में वात अटैक करता है। रस धातु के ऊपर अटैक किया तो बोलते हैं त्वचागत वात, रक्त धातु के ऊपर वात ने हमला बोल दिया तो बोलते हैं रक्तगत वात, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहां पर ज्यादातर जब स्किन की प्रॉब्लम्स आ जाती है तो स्किन डिसीजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि रुक्ष त्वचा, स्फोट अर्टिकेरिया, नमनेस आ जाता है, वहां दर्द होने लगता है, राग इन्फ्लेमेशन, राग का मतलब है इन्फ्लेमेशन। और कभी कभार, जैसे एक आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सोरियासिस नाम की बीमारी है, तो सोरियासिस के ये त्वचा की बीमारी है, फिलहाल उसके द्वारा जॉइंट पेन भी चालू हो जाते हैं सोरियासिस के द्वारा, तो उसको बोलते हैं सोरियासिस अर्थराइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस। तो इसके लिए यहां पर वो लिखा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये त्वचे की प्रॉब्लम है तो ज्यादातर अभ्यंग
और अवगाह ये ज्यादातर इस्तेमाल करना चाहिए। और रुद्य का मतलब है जिसके द्वारा आपके सप्त धातुओं का पोषण अच्छा हो जाएगा। और एक चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब भी त्वचा, रक्त, मांस इन धातुओं में वात हमला क्यों करता है? क्योंकि रस धातु की खराबी है, रक्त धातु की खराबी है, मांस धातु की खराबी है। तो ये खराबी दूर करने के लिए शांत चित्त से मैं बता रहा हूं, पॉज लूंगा। पॉज डॉक्टर देशपांडे क्यों लेते हैं? बच्चों को उनकी नोटबुक्स में कुछ नोट्स बना सकते हैं। तो लिखिए आप, बाजार में आज इन दिनों में रस पाचक वटी नाम की टैबलेट मिल जाती है। रस पाचक वटी हो गया। आगे लिखिए रक्त पाचक वटी, मांस पाचक वटी। देखिए आप, तो ऐसी टैबलेट्स बाजार में मिल सकती हैं और इसका इस्तेमाल आप की रस धातु का प्रॉब्लम है तो रसपाचक वटी, रक्त धातु का प्रॉब्लम है तो रक्तपाचक वटी, ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, रक्तगत वात, खून का संबंध है, ब्लड। तो तीव्र रुझा, संताप, इन्फ्लेमेशन, रेड कलर हो जाता है। वैवर्ण्य, रेड जैसे मैंने अभी बोला कि खाली रेड नहीं, जब रक्त का और पित्त का संबंध है, आप तो जानते हैं जब जॉन्डिस हो जाता है तो भी येलो कलर आ जाता है, कभी एनीमिया हो जाता है तो व्हाइट कलर आ जाता है, कभी मिलेनिन ज्यादा होता है तो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। जब कम मिलेनिन होते हैं तो उसके लिए विटिलिगो की ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। तो वैवर्ण्य का मतलब नॉर्मल कलर के बजाय और सारे कलर्स। उसके साथ साथ एनीमिया होने के कारण नरिशमेंट अच्छी नहीं होती, कृशता आ जाती है, हाँ, वेट लॉस हो जाता है, अरुचि, भूख नहीं लगती, और ये स्किन का प्रॉब्लम भी आ जाता है, जैसे कि फुंसी, एब्सिसेस फॉर्म हो जाते हैं। तो रक्त उष्ण है और रक्त का पित्त का संबंध है, तो पित्त के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है, यहां पर देख सकते हैं, विरेचन और रक्त मोक्ष। क्योंकि रक्त और पित्त कैसे हैं, आश्रय आश्रय संबंध इनका है। ठीक है, तो अभी मेरा स्क्रीन मैं दाएं बाजू पर ले रहा हूं, क्योंकि हमें आगे जाकर इस साइड के जो भी डिसीजेस है उसके बारे में ये देखिए। आगे के वाला डिसीज है माउस मेदोगत व्याधि, जहां पर मसल्स का संबंध है और फैट का भी संबंध है। यहां पर अंग गौरव, ज्यादा हेवीनेस आ जाएगा, अतितोद, भयंकर वेदना होती है। कैसी होती है उसका वर्णन देखिए, दंड मुष्टि हत पीड़ा। ये ये ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए, इससे इंप्रेशन बढ़ता है, मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। जब हम संस्कृत शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, दंड, उसका मतलब है स्टिक, रॉड। जैसे किसी व्यक्ति एक दूसरे को रॉड के द्वारा क्या बोलते हैं ना, फाइटिंग करती है, तो दंड, मुष्टि का मतलब हाथ पैर से मारामारी, या क्या बोलते हैं ना, झगड़ा कर देती है व्यक्ति। तो वहां जब झगड़े में एक दूसरे को जैसे पीड़ा हो जाएगी वो करते समय, करने के बाद, तो उसको बोलते हैं दंड मुष्टि हत। हत का मतलब अटैक, अटैक बाय द रॉड और अटैक बाय द फिजिकल बॉडी मसल्स। ओके, श्रम, बहुत थकान आती है। इसके चिकित्सा के लिए उन्होंने बताया कि निरूह बस्ती इज द बेस्ट। ध्यान से सुनिए, हाँ। और यहां पर मैंने बता दिया कि माउस पाचन टैबलेट आपको दे सकते हैं। मेद के लिए सबसे बढ़िया शमन चिकित्सा मैं बता रहा हूं आपको, यह है त्रिफला गुग्गुलु। लिख सकते हैं आप, त्रिफला गुग्गुलु देने से माउस मेदोगत वात को फायदा मिल सकता है। आगे चलते हैं, अस्थि मज्जागत वात। ये ज्यादातर डी जनरेशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं। यहाँ पर संधि भेद, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अस्थि बोन्स में ज्यादा पेन हो जाएगा, मांस बलक्षय, वेट लॉस हो जाएगा, और अनिद्रा, क्योंकि मज्जा का संबंध ब्रेन से है, तो ये ब्रेन को थकान आने से पेशेंट को नींद की प्रॉब्लम आ सकती है, इंसोम्निया। संतत रुख, दिन रात 24 घंटे उसको वेदना होती है, तो इसके लिए सबसे बड़ी ट्रीटमेंट है बाह्यता और अभ्यंतरता स्नेहपान। मतलब बाह्यता लगाने के लिए तेल है, तेल के लिए बहुत सारे धन्वंतरम तेल यूज कर सकते हैं, नारायण तेल यूज कर सकते हैं, बला तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप मेरे पंचकर्म के वीडियो देखिए, वहां पर एक स्नेहन के बहुत 4 वीडियोज है, स्वेदन के भी 4 वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप कृपया बार बार देखिए। उससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा कि कौन सा तेल कहां पर इस्तेमाल करना है।
आगे देखिए शुक्रगतवात। शुक्रगतवात, इसमें क्या हो जाता है कि शुक्र धातु जो है, जो ज्यादातर कभी कभार उसकी तुलना तीन तरह से हम कर सकते हैं। एक तो सीमेन से कर सकते हैं, स्पर्म्स से कर सकते हैं, ओवम से कर सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से कर सकते हैं, इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से कर सकते हैं। तो ये शुक्र जब इफेक्ट हो जाएगा तो शुक्र का जो वेग है, तो उसमें मतलब सेक्स करने में प्रॉब्लम्स आ सकता है। अतिवेग, हाँ, ज्यादातर ज्यादा ज्यादा इच्छा पैदा हो सकती है। निष्फल शुक्र मतलब ओलिगोदुष्पर्मिया, अधुष्पर्मिया, ये जो स्पर्म्स के प्रॉब्लम है वो आ सकती है। अनओव्यूलेटरी साइकिल इन द फीमेल्स हो सकती है, और उसके कारण कभी कभार स्त्रियों में विकृत गर्भ की कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एबनॉर्मल फीटस। उसके लिए आपको वाजीकरण द्रव्य इस्तेमाल करने पड़ेंगे शुक्र धातु के ऊपर। जैसे मैंने अभी अभी नाग और वंग भस्म का आपको बातचीत की, अश्वगंधा नाम की एक वनस्पति है, इन सबको आपको, और आहार में ज्यादातर दुग्ध सेवन ये बहुत ही बेहतरीन होता है। आगे वाला डिसीज एसएक्यू के लिए पूछा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 3 मार्क या 5 मार्क के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये श्लोक भी हो सके तो आपको याद करना पड़ेगा। वात पूर्ण धृतिस्पर्श शोथ संधिगते अनिले। यहां पर देखिए आप, जैसे हमारे नी जॉइंट, ज्यादातर नी जॉइंट अफेक्ट होता है तो उसमें ऐसा इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है, तो अंदर में कुछ वात भरा हुआ है ऐसा फीलिंग आ जाता है। डॉक्टर जब एग्जामिन करते हैं तब तो उसको बोलते हैं वात पूर्ण धृति स्पर्श। इन्फ्लेमेशन का, इडिमा का मतलब शोथ। जब संधिगते अनिले, अनिले का मतलब वात दोष जब संधि में चला जाएगा, जॉइंट्स में चला जाएगा, तो ये शिकायत आ जाएगी। और पेशेंट को तकलीफ ये होती है, प्रसारण अकुंचनयो प्रवृत्तिश्च संवेदना। जब भी आप फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करते हैं तो वहां पर वेदना हो जाती है, तकलीफ हो जाती है। ऑन palpation there is a swelling over the joint and feels like the air filled bags. देयर विल बी पेन एंड डिफिकल्टी इन द मूवमेंट ऑफ जॉइंट इन संधिगतवात। तो उसकी चिकित्सा कैसी करनी चाहिए, यहाँ पर ये चिकित्सा सूत्र भी इंपॉर्टेंट है। पूर्यात संधिगते वाते दाह स्नेह उपनाहम। देखिए यहां पर बोला है कि स्नेहन करना चाहिए, और उपनाह का मतलब पोटिस लगानी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जब कौन सी कर्म करने हैं तो स्नेहपान, अंदर भी आपको कुछ मेडिकेटेड घी या ऑयल देना पड़ेगा, बाहर से मसाज करना पड़ेगा, या एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर है, जानू बस्ती का। हाँ, गुड़घे के ऊपर हम कुछ वेल जैसे बना लेते हैं और उसमें तेल डालते हैं। और अनुवासन बस्ती का मतलब सिर्फ तेल के द्वारा दिया हुआ बस्ती। दो प्रकार होते हैं बस्ती के, एक क्या बोलते हैं, अनुवासन, और दूसरा होता है आस्थापन। शायद अगला पेज चल रहा है, 4th पेज। तो मैं अभी आपका ध्यान यहां पर लेता हूं। पक्षाघात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिसीज फॉर द रिटर्न एज वेल एज वाइवा। पक्षाघात का प्रश्न इतने बार आता है, इतने बार रिपीटेटेड, पूछो मत। तो ये सब की सब एक एक लाइन, एक एक शब्द आपको याद करने की जरूरत है। पक्षाघात का मतलब हमारी दाई या बाई बाजू होती है शरीर की, राइट और लेफ्ट एक्सट्रीमिटीज, उसमें लॉस ऑफ पावर हो जाता है, लॉस ऑफ पावर। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर बहुत सारे नर्वस सिस्टम के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो इसके लिए मेरा नर्वस सिस्टम वाला जो वीडियो है एग्जामिनेशन, 3 पार्ट है इसमें से, जरूर देखिए आप। सेंसरी सिस्टम कैसी देखनी है या मोटर सिस्टम कैसी देखनी है। ये देखिए हेमिप्लेजिया मोटर सिस्टम का प्रॉब्लम क्या होता है इसमें। हत वैकम मारुतः पक्षम दक्षिणम वाममेव वा कुर्यात चेष्टा निवृत्तिम ही रुजम वाक स्तंभम एवच। पक्ष का मतलब होता है एक्सट्रीमिटीज, राइट या लेफ्ट, हाथ या पैर, दक्षिण या वाम। दक्षिण का मतलब राइट, वाम का मतलब लेफ्ट। क्या हो जाता है उसमें हाथ पैर में, पूर्यात चेष्टा निवृत्ति। चेष्टा मतलब हलचल, उसकी हलचल पूरी रुक जाती है। कभी कभार वेदना भी होती है, कभी कभार बोलना भी बंद हो जाता है फेशियल पैरालिसिस में। तो ये देखिए उसका वर्णन है। व्हेन द एग्रीवेटेड वाता पैरालाइजेस वन साइड ऑफ द बॉडी, आइदर राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, इट कॉजेस लॉस ऑफ फंक्शन और इमोबिलिटी
हलचल बंद हो जाती है ऑफ दैट साइड अलोंग विद द पेन एंड लॉस ऑफ स्पीच। अभी संप्राप्ति, संप्राप्ति भी इंपॉर्टेंट है। काय चिकित्सा सब्जेक्ट में संप्राप्ति इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। निदान में इतना ज्यादा महत्व नहीं था, फिर अभी जब चिकित्सा लिखेंगे तो चिकित्सा का एक सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लिख दीजिए आप। सारांश स्वरूप में आपको किसी ने पूछा कि चिकित्सा क्या करते हैं आप, तो उसको बोलेंगे आप संप्राप्ति भंग चिकित्सा। देखिए, संप्राप्ति भंग मतलब वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द पैथोलॉजी, वी वांट टू रिकरेक्ट द पैथोलॉजी एंड मेंटेन द होम्योस्टेसिस। इसमें पैथोलॉजी कैसी बन गई देखिए, वात के द्वारा गृहित अर्ध शरीर आइदर राइट और लेफ्ट अफेक्ट हो जाएगा, उसमें सीरा ब्लड वेसल के ऊपर उसका अफेक्शन हो जाएगा, और स्नायु मसल्स एंड टेंडॉन्स विशोषित, उसमें एट्रोफी आ जाएगी। पादम संकोचयति एकम हस्तम व तोद शूलकृत, वेदना भी है। ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स वाता इज एग्रीवेटेड, वात प्रकोपित हो जाएगा, और विशिएट द ब्लड वेसल्स और नर्व्स। इसका अर्थ दोनों कर सकते हैं, ब्लड वेसल भी कर सकते हैं और नर्व्स भी कर सकते हैं। एंड ऑल्सो स्नायु मतलब मसल्स, टेंडॉन्स इन द लेफ्ट हाफ और राइट हाफ ऑफ द बॉडी एंड प्रोड्यूसेस देयर डिमिनिशन। ओके, आगे चलते हैं। उसके भेद, पक्षाघात के भेद आपको याद करना पड़ेगा। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द ऑर्गन्स अफेक्टेड, कौन सी, सिर्फ एक हाथ या एक पैर राइट एंड लेफ्ट अफेक्ट हो गया तो उसको बोलते हैं मोनोप्लेजिया। मोनो का मतलब एक होता है। अर्धांगवात, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड, इट इज टोटली हाफ पार्ट ऑफ योर बॉडी इज अफेक्टेड। अधरांगवात, ये ट्रांसलेशन है मॉडर्न का, या आयुर्वेद में ऐसा शब्द नहीं है अधरांगवात, इसको पैराप्लेजिया बोलते हैं। ओरल के लिए सब इंपॉर्टेंट है, बोथ द लोअर एक्सट्रीमिटीज। और एक होता है सर्वांगवात, दैट इज क्वाड्रुप्लेजिया, दोनों हाथ और दोनों पैर को तकलीफ हो जाती है, लुढ़े पड़ जाते हैं और बिल्कुल बेड रिडन पेशेंट हो जाता है। बहुत तकलीफ देने वाली ये बीमारी है। अभी 4th पेज मेरा चल रहा है, आप लिख सकते हैं कौन सा पेज देशपांडे सर चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए, हम, ये चिकित्सा है, चिकित्सा का सूत्र, काय चिकित्सा में सूत्र इंपॉर्टेंट है। स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओरल में आपको पूछा जाता है कि पक्षाघात में बेस्ट बेस्ट कौन सा पंचकर्म है। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और रॉन्ग आंसर देते हैं। रॉन्ग आंसर का मतलब वो बोलते हैं बस्ती, तो परीक्षक को आपको बस्ती शुरू में नहीं बोलना है, बस्ती तो बोलना है, वात व्याधि की वो तो चिकित्सा है। फिर पक्षाघात का जो चिकित्सा सूत्र है, कृपा करके लिखिए, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। क्या बोलते हैं, पक्षाघाते विरेचनम स्पष्ट कुरुत, उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, ऐसे पूछा जाता है। एलएक्यू का प्रश्न है भैया, एलएक्यू का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो ये पूछा जाएगा तो पूरा पक्षाघात लिख डालना है आपको, पूरा पक्षाघात लिख डालना है। फिर पूछा क्या जाता है, डैश 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 या डट 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 पक्षाघाते विरेचनम, बताइए क्या है। तो उधर आपको कहना है कि पक्षाघात ऐसी ऐसी होता है, इसके ऐसे ऐसे प्रकार होते हैं, इसकी ऐसी ऐसी संप्राप्ति होती है, वात का नानात्मज व्याधि है, और उसको चिकित्सा का सिद्धांत इसके द्वारा बताया गया है। स्वेदन कर्म करना है और स्नेह युक्त विरेचन, ये इंपॉर्टेंट है। अभी ये था, हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रैपिड पोर्शन चला रहे हैं, बाद में इसकी जब रिवीजन हो जाएगी तो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। फिर अभी भी एक शब्द उसमें डाल दीजिए। ये कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि विरेचन तो पित्त में देते हैं। तो इसका आंसर आपको मैं एक बार स्क्रीन की उस बाजू में ले जाता हूं, यहां है, यहां देखिए, यहां यहां उसका आंसर है सीरा। हाँ? सीरा शब्द विरेचन से निगडित है, कैसे मैं बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए, इंपॉर्टेंट है। ओरल को पूछा जाता है कि वात व्याधि की चिकित्सा बस्ती होने पर भी पक्षाघाते विरेचनम ऐसा क्यों बताया, इधर इधर संप्राप्ति बतानी उसकी, सीरा सीरा। अभी
फिजियोलॉजी याद करना, क्रियाशारी। रक्त धातु के जो उपधातु हैं, क्या क्या है उपधातु, याद है आपको रक्त धातु की उपधातु? लिखिए लिखिए, रक्त धातु, सॉरी, रक्त धातु के उपधातु है सीरा कंडरा। लिखिए, रक्त धातु के उपधातु है सीरा कंडरा, सीरा और कंडरा। तो यहां पर इसका संबंध किसके साथ आ गया, सीरा का, पक्षाघात का, रक्त धातु की तरफ। और रक्त धातु कौन सी दोष से निगडित है? चलो चलो लिखिए, रक्त धातु का आश्रय संबंध पित्त दोष। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है क्या? और पित्त दोष का बेस्ट शोधन कर्म कौन सा है? विरेचन। इसके लिए पक्षाघाते विरेचनम। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक चैलेंज देता हूं कि आपके जो बहुत सारे क्लासमेट्स हैं ना, जब भी आप आगे चलेंगे और ये पोर्शन पढ़ जाएंगे, तो हर एक व्यक्ति को पूछना कि बताइए मेरे को पक्षाघाती विरेचनम क्यों है। बहुत कम स्टूडेंट्स ये बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर देशपांडे का वीडियो नहीं देखा है। तो अभी आपको आ जाएगा पक्षाघाती विरेचनम क्यों। संप्राप्ति में देखना चाहिए, सिरा एफेक्शन है। सिरा का मतलब ब्लड वेसल। सिरा कौन से धातु का उपधातु है? रक्त धातु का। रक्त धातु का कहां संबंध है? करेक्ट, पित्त दोष से। और पित्त दोष का बेस्ट शोधन क्या है? विरेचन। इसलिए पक्षाघाते विरेचनम। अगले पीरियड को, अगले वीडियो को आपको मेरे को बताना है। जो व्यक्ति यूट्यूब देख रहा है उनके लिए कमेंट बॉक्स में आपको स्पष्टीकरण लिखना पड़ेगा, याद करके। आगे चलते हैं। बहुत ये ऐसे क्यों वाला प्रश्न आ गया, ऐसे क्यों, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 5 मार्क के लिए। फेशियल पैरालिसिस की हेतु लक्षण चिकित्सा लिखिए। राइट डाउन द सिम्टम, संप्राप्ति, ट्रीटमेंट ऑफ अर्दित। सिर्फ चेहरा है यहां पर, फेस। अतिवृद्ध शरीरम अर्धम एकम वायु प्रपद्यते। संबंध वायु का है। यदा तद उपशुष्य अश्रुत बाहुम पादुम च जानू च तस्मिन् संकोचेति अर्धे मुखम जिह्वम करोति च वक्री करोति। ये सेकंड एंड सॉरी थर्ड एंड फोर्थ लाइन आर इंपॉर्टेंट। यहां पर ज्यादा तकलीफ कहां पर है, ये देखिए। मुख, माउथ, ओरल कैविटी, जिह्वा, टंग। और कहां कहां पर यह वक्रता आ जाती है, एबनॉर्मेलिटी? नासा, भ्रू, ललाट, अक्षी। नासा का मतलब नोज, भ्रू का मतलब आईब्रोज, ललाट का मतलब फोरहेड, अक्षी का मतलब आईज, हनु का मतलब क्या बोलते हैं? हनु का मतलब फेस का जो निचले वाला हिस्सा है ना, क्या बोलते हैं हम उसको? चीन, CHIN, चीन लिख दीजिए आप। चीन, चीन, CHIN। तो आपको एक विनंती है कि ये वीडियो समाप्त होने के बाद तुरंत आप गूगल इमेजेस में जाइए और फेशियल पैरालिसिस का चित्र निकालकर आप स्टोर कीजिए मोबाइल में, और मेरे को भी भेज दीजिए मोबाइल के द्वारा, क्योंकि इसके द्वारा आपको पता चलेगा कि ये वक्रता कैसी होती है। ठीक है, ये देखिए। व्हेन एक्सेसिवली एग्रीवेटेड वाता अफेक्ट्स द हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी, it dries up the rakta dhatu and causes the contraction of the arm, foot, knee and that part. It causes the deviation of half of the face, curvature of the nose, eyebrow, forehead, eye and mandible. Okay, आगे चलते हैं। उसमें लक्षण क्या क्या है, ये देखिए। लक्षण, लक्षण में डेविएशन ऑफ द फेस, पेन इन द एक्सट्रीमिटीज, टेम्पल, ईयर एंड चिक, स्लर्ड स्पीच, उसमें बाधित हो जाता है पेशेंट की जो है ना वाचा, बोलना बहुत रुक जाता है। ठीक है। डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, उसको बोलने में दिक्कत आ जाती है। डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, गिलने में प्रॉब्लम आ जाता है। एंड अनेबल टू क्लोज द अफेक्टेड आई। ये नर्वस सिस्टम में, ये सब वीडियो में मैंने बता दिया है कि जिस साइड को पैरालिसिस है फेस के, उस साइड के जो फोरहेड है ना, उसमें रिंकल्स वो बना नहीं सकता। उस तरफ की जो आई है वो आंख बंद नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये देखिए, अर्दित के भेद क्या बताया, देखिए। हाफ ऑफ द बॉडी भी अफेक्ट हो सकती है, या खाली चेहरा, ओनली हाफ ऑफ द फेस भी अफेक्ट हो सकता है।
यहां पर भी आप देख सकते हैं कि चिकित्सा सिद्धांत आपको बताना पड़ेगा। अर्दिते नावनम मूर्धनि तैलम तर्पणम एवच नाड़ी स्वेद उपनाश्चापि आनूप पिशितैर हिताः। पहले तो बता दिया है कि नस्य कर्म नेजल ऊर्ध्वजत्रु विकारेषु विशेषात नस्य मिश्रते। शुरुआत में षडबिंदु तेल डाल सकते हैं, बाद में अणु तेल डाल सकते हैं। उसके बाद हेड के ऊपर जो क्रिया किया जाता है उसको बोलते हैं मूर्धनि। मूर्धनि का मतलब होता है स्काल, ब्रेन वाला एरिया। उसमें शिरोबस्ती कर सकते हैं। हाँ, शिरोबस्ती एक चमड़ी का कैप लेते हैं और उसमें तेल डाल देते हैं। शिरो पीछू का मतलब ऑयल से भिगोया हुआ जो स्वाब होता है वो सिर के ऊपर रखते हैं। सिरोधारा ये भी एक ट्रीटमेंट है। और शिरो अभ्यंग मालिश करते हैं, हेड मसाज। और नाड़ी स्वेद देंगे चेहरे के ऊपर धीरे धीरे करके, उपनाह लगाएंगे। और खान पान में थोड़ा सा नॉनवेज का जो सूप बोलते हैं, मटन सूप, ये भी लेने के लिए हम पेशेंट को बताते हैं। तो शायद आज 1 घंटा हो गया है तो हम यहीं रुकते हैं। आगे वाला जो पोर्शन है वो आगे की पीरियड को हम लेंगे। वात व्याधि पार्ट 3 या पार्ट 4 में हम खत्म कर सकेंगे। Thank you very much. I and wish you all the best. Take care, and we will see you in the next video. Thank you very much.